के सीईओ दिनशा ईरानी। दिनशा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। सर, युद्ध शुरू हुए ये चौथा महीना हो गया टेक्निकली देखा जाए तो। फरवरी में शुरुआत हुई, मार्च गया, अप्रैल गया, मई में आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि नहीं, घूम फिर के हम वहीं पर आ गए हैं जहां से हम चले थे, क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच में टकराव फिर से गहराने की आशंका पैदा हो गई है। इस बीच में एमपी के डेटा डिस्काउंट हो गए, अर्निंग भी काफी हद तक डिस्काउंटेड है। स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी का बढ़िया प्रदर्शन, ये भी कुछ खास बाजार को उम्मीद बधा नहीं पाया। आप कैसे देख रहे हैं बाजार को सर, और इस कश्मकश निकलने में बाजार को भी कितना वक्त लगेगा? क्या जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा बाजार को क्या हम रेंज में ही देखेंगे? जी, पहले तो धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली ये जो युद्ध वगैरह चालू है, वो एक तरह से एक डैम्पनर बोलते हैं ना, जो एक लिड लगा देता है हमारे बाजार को, वैसा करके बैठा हुआ है। क्योंकि जैसे ही चलने लगता है, कुछ खबरें आती हैं वहां से और बाजार वापस सरक जाता है नीचे, जो जायज भी है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स की खबरें तो बहुत बढ़िया थी, पर जियो पॉलिटिक्स की खबरें इतनी बढ़िया नहीं है। जैसे हम पहले भी यही बोल रहे थे कि जितना देर ये युद्ध चलेगा उतना हमें ज्यादा यू कैन हियर अस, बताइए, अपना बात कंप्लीट कीजिए सर। हाँ, तो मैं यही बोला था आपको कि 5 मिलियन बैरल हम रोज के इंपोर्ट करते हैं। तो अब ये सोचिए, आप $40 जो एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, तो आप 100 मिलियन बैरल रोज के, $200 मिलियन रोज के आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो एक बहुत बड़ा हिट होता है हमारी इकोनॉमी को। और जैसे ये बढ़ता जाता है, लाइक महीने के आपके $6 बिलियन हो गए, और फिर जैसे ही 2 महीने हो गए तो 12 बिलियन, तो आप सोचिए अब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे कितना आप सपोर्ट कर सकते हैं इसको। वो पेन आपको दिखेगा ये जून क्वार्टर में, इसीलिए आपको ये बाजार एक रेंज में दिख रहा है। मार्च के क्वार्टर तो जैसे आपने बोला कि डिस्काउंट हो रहे हैं, हो भी गए हैं शायद काफी हद तक, क्योंकि मार्च क्वार्टर में इतना इम्पैक्ट नहीं था, पुरानी इन्वेंट्री थी लो कॉस्ट जो ऑलरेडी यूटिलाइज हो रही थी मैन्युफैक्चरर्स के पास। जून क्वार्टर होगा जहां पे एक्चुअल इम्पैक्ट दिखेगा आपको, क्योंकि आपकी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री वगैरह आ जाएगी यहाँ पे, और इसलिए जून का क्वार्टर इतना अच्छा नहीं रहेगा हमारे हिसाब से। तो हम नसीब वाले होंगे कि जो एक मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट आपको दिखा इस क्वार्टर में। और जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जितना देर ये चलता है ये युद्ध, उतना ही ज्यादा पेन हमें रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इसलिए ऑल आईज इज ऑन हॉर्मोन स्ट्रेट, और वहां से देखते हैं क्या खबरें आती हैं। अभी तो खबरें बहुत खराब हैं, क्रूड बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा आपको बाजार में। बिल्कुल संभाल कर रहना पड़ेगा। दिनशा सर, फिर सवाल यह है कि क्या बाजार में इक्विटी एक्सपोजर को घटा लेना चाहिए, या फिर मान लीजिए इनका ग्लोबल एक्सपोजर भी है, भारत के अलावा भी कहीं अगर बाकी जगह निवेश करते हैं, तो क्या ग्लोबल एक्सपोजर को बढ़ाने और इंडिया एक्सपोजर को इक्विटी में थोड़ा सा कम करने का ये वक्त है? या फिर आपको लगता है कि अभी तक अगर ऐसा नहीं किया है तो अब ये ऐसा करना ठीक नहीं होगा? जी बिल्कुल, कुछ भी करना ठीक नहीं होगा आज की तारीख में, क्योंकि अगर जो क्रूड इतनी ऊंचाई पे रहा 115-16, और इनफैक्ट अगर जो युद्ध वापस छिड़ गया जिसके आसार लग रहे हैं, तो आप अगर जो $150 की बात करें क्रूड की पर बैरल, तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होगा, कोई बचने नहीं वाला। इनफैक्ट यूएस को भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यूएस भी जो एक्सपोर्ट करते हैं वो क्रूड और गैस, लेकिन उनका जो फ्रैकिंग से क्रूड निकलता है, फ्रीज हो गया, अच्छा हाँ जी, जो उनके जो फ्रैकिंग से क्रूड निकलता है वो लाइट क्रूड होता है, और हेवी क्रूड उनको जरूरत पड़ती है उनको उसकी, तो वो भी इंपोर्ट करते हैं 4-4.5 मिलियन बैरल्स दिन के। तो इसलिए कहीं पे भी आप पैसा शिफ्ट कीजिए, वहां मार पड़ेगी। और जो ये युद्ध जारी रहा, तो बहरहाल आप इंडिया की अगर जो बात करें, आपने देखा है जब भी कोई अच्छी खबर आती है गल्फ एरिया से, या युद्ध समाप्त होने की आशंका है या बातें चालू हैं, वो सब की खबरें आती हैं, तब हमारा मार्केट सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। तो इसीलिए हमें ऐसे लगता है कि ये एक ही हमारे पास नेगेटिव है जो आज की तारीख में जो हमें हर्ट कर रहा है। जैसे ही वो सुलझेगा
आपको काफी हद तक रिकवरी दिख जाएगी हमारे मार्केट में। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि यहां से आपको पैसा निकालना चाहिए। एंड हैविंग सेड दैट, हमेशा मार्केट में कोई ना कोई आइडियाज रहती हैं। हमारे पास कैश जो भी आता है हम इनफैक्ट वो भी डिप्लॉय कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी कॉल ले रहे हैं कि युद्ध खत्म होगा और खत्म ही होगा, क्योंकि दुनिया को नहीं चाहिए कि युद्ध चालू रहे, और ना ही यूएस को चाहिए, ना ही ईरान को चाहिए। थोड़ी नेगोशिएशन रहेगी लेकिन ये अल्टीमेटली खत्म होगा। तो तब से जब आप देखेंगे पिकअप, वो बेटर रहेगा। और जैसे मैंने बोला कि ये मार्केट में हमेशा कोई ना कोई आइडिया हमेशा रहती है जो एक्साइटिंग आइडिया होती है, और जो काफी हद तक आपको एक लेवल पे आ गई जहां पे आपको लग रहा है कि यहां से ज्यादा गिरेगा नहीं, तो उस आइडियाज वगैरह में हम डिप्लॉय करते रहते हैं पैसे। इंस्पेक्टर सर, ये कच्चे तेल ने ऐसे हड़कंप मचाया है ना कि जवाब देना मुश्किल हो गया है सर, और हमारे लिए सवाल पूछना मुश्किल हो गया कि अच्छा रोज रोज एक ही चीज क्या पूछें। और फ्रैंकली स्पीकिंग घुमा फिरा के वो बातें रखनी पड़ती हैं सामने, कुछ नए फैक्ट्स के साथ, कुछ नई फाइंडिंग्स के साथ। अब आप ही कह रहे हैं कि ये कच्चा तेल $150 प्रति बैरल के आसपास ये चला जाएगा, और जेपी मॉर्गन ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि $150 के भाव पॉसिबल हैं। तो अगर ये कच्चा तेल मान लीजिए यहाँ से और भड़का, क्योंकि अब तो ऑलरेडी एलिवेटेड है, हम तो $115-120 भी सहने के उसमें नहीं है कि हम ये बर्दाश्त कर पाएंगे। तो यहां से कैड हमारा बढ़ेगा, कैड बढ़ेगा, ग्रोथ थोड़ी नीचे आएगी इन्फ्लेशन के फियर से। इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए बढ़ता है तो आरबीआई दरें बढ़ाएगा, उधर मानसून वीक है। तो आपको लगता है कि अभी जो हमने टफ टाइम देखा है शायद इससे भी चैलेंजिंग टाइम्स आगे आए, और क्या आपको भी लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का भी खतरा यहां से बढ़ गया है? जी, एक्चुअली क्रूड अगर जो यहाँ से ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ, मतलब 110 115 ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे बैरल का। लेकिन एक चीज मैं जैसे पहले भी बोला कि जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है वो काफी जोरों का गिरता भी है, पर होप ज्यादा नहीं है। बाय द वे, हमें हमारे हिसाब से तो ये साल एवरेज में क्रूड का जो कच्चा तेल का भाव जो हमने लास्ट ईयर दिया था उससे हमें मिनिमम $25 एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ से। और $25 भी काफी बड़ी क्षमता हो जाती है, मतलब अमाउंट हो जाता है, क्योंकि अगर $5 मिलियन की बात करें तो $125 मिलियन दिन की आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। और आप महीने की बात करें तो $3.75 बिलियन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और पूरे साल के लिए आप सोचिए $42 बिलियन के आसपास एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 1% होता है। तो इसलिए एक काफी भारी भरकम रकम है ये, जो इम्पैक्ट कर सकती है हमें। तो इसलिए होप तो यही है कि ये ज्यादा जल्दी से नीचे आए। तो वैसा, और दूसरा जो आपने पूछा कि इंटरेस्ट रेट की साइकिल की बात की आपने, इंटरेस्ट रेट साइकिल तो हमें पहले ही पता था कि अभी कट तो बंद ही हो गए हैं, क्योंकि यील्ड में आपने इम्पैक्ट देखा ही नहीं। जो आरबीआई ने इतना एग्रेसिवली कट किया था इंटरेस्ट रेट्स, वो आपके यील्ड्स में तो बिल्कुल नजर ही नहीं आया। यील्ड काफी हद तक स्ट्रांग ही रहे, उल्टा थोड़े स्ट्रेंथन हुए। 6.6.3 6.4 के आसपास थे, वो 7 के आस निकल गए डिस्पाइट द कट्स। तो इसलिए हमें लग रहा था कि अभी आरबीआई थम जाएगा यहाँ पे, वो कट नहीं करेगा। और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन अगर जो राइज हुआ तो आरबीआई के पास एक ही तरीका है, वो है इंटरेस्ट रेट्स का। पर हमें लगता नहीं है कि इतना जल्दी वो शायद इंटरेस्ट रेट हाइक्स की बात करेंगे। शायद आपको सितंबर क्वार्टर या दिसंबर क्वार्टर में जाके आपको दिखे कि आरबीआई स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो 7% की जो यील्ड है सर इंडिया में, लगभग 10 ईयर के अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड की बात करें, ये क्लोज टू 7% है। यूएस में जो यील्ड है वो हम देख रहे हैं कि 10 ईयर की मतलब 4.5%, तो अमेरिका के लिहाज से तो काफी ज्यादा ही हो जाता है। 4.43% के आसपास के लेवल हैं। तो आपको लगता है कि इक्विटी से भी और पैसे निकलेंगे, और एफआईज की जो सेलिंग है बाजार में क्या और बढ़ने वाली है? ये एक पहला प्रश्न। और दूसरी चीज, क्या डेट में एक्सपोजर बढ़ाने का समय ये बेहतर है? एसेट एलोकेशन को फिर से थोड़ा सा रीजी करना पड़ेगा इस वक्त? जी, एक्चुअली पहली चीज तो मैं यूएस का जो एफआई की फ्लो की बात कर रहे हैं आप, उसकी बात जरा संक्षिप्त में बता दूं। मुझे नहीं लगता कि एफआई का पैसा जल्दी आएगा इंडिया में, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बोला हुआ है कि प्रॉब्लम हमारा काफी हद तक फंडामेंटल्स था पहले, लेकिन मतलब ऐसे ग्रोथ नहीं आ रही थी। हम बड़े एक्सपेंसिव हो गए थे, लेकिन जब ग्रोथ चालू हुई तो हमारा रुपया थोड़ा ज्यादा वीक रहा।
ऑब्वियसली वो करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके काफी हद तक वहां पे गिरावट आई थी। एंड ये सब जो फैक्टर्स होते हैं वो थोड़ा पुट ऑफ कर देते हैं एफआईआईस को। और जो एक और जो फैक्टर है जो आई एम श्योर काफी हद तक पुट ऑफ करता है इनको, हम तो बात करते रहते हैं इनसे, जिसे काफी इंडिकेशन मिलते हैं। जो टैक्स जो हमने लगाया है, कैपिटल गेन्स टैक्स फॉरेन फ्लोस पे, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर है इंडिया के लिए, क्योंकि आप देख लीजिए वहां पे कैपिटल गेन्स। लेकिन कच्चा तेल एक पेन पॉइंट है बाजार के लिए। हाँ दिनशा सर, आपको अगर आवाज हमारी आ रही है सर, प्लीज कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि एफआईआई का फ्लोज इतनी अच्छी जल्दी से नहीं आएंगे, क्योंकि उनको काफी हद तक वो हमारे से काफी खफा हैं। एक तो ग्रोथ रेट को लेके खफा है, क्योंकि ग्रोथ रेट्स काफी कम हो गई थी, और दूसरा जो वैल्यूएशन काफी अभी तो काफी अच्छे हो गए, लेकिन ग्रोथ रेट्स बिल्कुल नहीं दिख रही हैं इनको, इसलिए वो बैठे हुए साइड में। और दूसरी जो खफा है वो है हमारे कैपिटल गेन्स टैक्स से। हम शायद अकेली ऐसी कंट्री हैं जो शायद फॉरेन फ्लोज को टैक्स करते हैं ऑन कैपिटल गेन्स। हम तो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप सबके लिए निकाल लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म चाहे चाहिए आप 1 साल का 2 साल कर दीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म हटा दीजिए सबके लिए। आई थिंक वो मेक्स उसमें आपको दिखेगा कि काफी हद तक इंटरेस्ट आ जाएगा इंडिया में। सो वैसा, सो दैट इज वेयर आई विल स्टॉप। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। रुपए का डिवैल्यूएशन है या फिर मार्केट का ओवर वैल्यूएशन, ये सारी की सारी चीजें, और जो टैक्सेशन फ्रंट पर फिर तो हाथ में बचता ही नहीं है ना। मतलब फिर बेचारे एफआईआईस करेंगे भी तो क्या करें। दिशा सर, ये जो अर्निंग सीजन जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि अभी जो बैड पिक्चर है वो तो आगे आने वाली है, यानी कि Q1 के जो नतीजे आएंगे वो दिखा पाएंगे कि क्रूड का इंपैक्ट बिजनेसेस पर कितना आ रहा है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। तो क्या Q1 के नतीजों को ध्यान में रख के कुछ बाइंग ना करें बाजार में? अभी अगर नहीं की है तो एक क्वार्टर 2 क्वार्टर और वेट कर लें। एक्चुअली हमेशा आप देखिए कि मार्केट शायद एक आध क्वार्टर पहले ही डिस्काउंट कर देता है सब कुछ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये क्वार्टर के नंबर, अनलेस बहुत ही गंदे नंबर आए, मैं जैसे बोला कि हमें तो लग रहा है कि मिड टू लो सिंगल डिजिट्स ग्रोथ रेट आपको दिखेगी इस क्वार्टर में। तो अगर जो वैसा होने वाला है तो ऑब्वियसली फुल ईयर की ग्रोथ रेट जो हम 17-18% लगा के बैठे थे, वो हम अभी 12-13 के आसपास हो जाएगी वो ग्रोथ रेट। और अगर जो 12-13% की ग्रोथ रेट की बात करें तो अगले 9 महीने, मतलब ये जून क्वार्टर छोड़ के जो बाकी के 9 महीने हैं, उसमें आपको वापस 16-17% की ग्रोथ रेट दिखानी पड़ेगी टू गेट दैट, अचीव दैट नंबर। इसलिए वो नंबर अभी तक इंटैक्ट है। अगर जो ये जो युद्ध है वो मई के काफी हद तक आगे निकल जाता है तो प्रॉब्लम है मार्केट को। मुझे लगता नहीं है कि ये जून के नंबर देख के किसी को पैनिक करना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी, जैसे कि मार्केट तो शायद 1 या 2 क्वार्टर आगे डिस्काउंट कर लेता है, तो वो क्वार्टर तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। मुझे लगता है उस क्वार्टर की आपको ज्यादा नेगेटिव आपको हिट दिखेगा बिकॉज ऑफ दैट क्वार्टर। नहीं ठीक है सर, बाजार की तो खैर ये टेंडेंसी होती है कि चीज़ों को प्राइस इन करते जाता है, अच्छी चीज़ें हो या फिर बुरी चीज़ें हो, डिस्काउंट करके चलता है, डिस्काउंटिंग मशीन है। दिशा सर, देखिए क्या है ना कि बाजार ये धैर्य की परीक्षा ले रहा है, और ऐसे टफ टाइम आते हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है। अगर हम पिछले 1 से 1.5 दशक की बात करें तो ना जाने कितने सारे नेगेटिव इवेंट्स बाजार पीछे छोड़ के आगे नए शिखर पर चलता गया है। तो आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे जो अभी भी धैर्य बना के रखे हुए हैं, और उन निवेशकों को जो पहले ट्रेडर थे, बाजार के इस दुष्चक्र में अब निवेशक बन गए हैं, आप कैसे उनको गाइड करेंगे? जी, पहली चीज तो यही बोलूंगा, ट्रेडिंग मत कीजिए। एंड अगर जो इन्वेस्टिंग करनी है तो प्लीज समझिए, इन्वेस्टिंग एक फुल टाइम जॉब होता है, एक हॉबी नहीं हो सकती है वो। तो आपको बहुत सिलेक्टिवली खरीदना पड़ेगा। अगर स्टॉक ले रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। ये जो ट्राइंग टाइम्स होते हैं, इसमें आपको ऐसे दिखेगा कि जो स्टॉक जहां पे क्वेश्चंस थे ऑन फंडामेंटल्स, ऑन अकाउंटिंग, वो सब काफी हद तक एक मार खा सकते हैं ये फेज में। चलते बाजार में तो सब चल जाता है, लेकिन ये फेज में आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। और ये एक्चुअली हमें लग रहा है कि जो फेज है, ट्राइंग फेज जो है, टेस्टिंग फेज जो है, वो काफी हद तक चल सकती है। मतलब ये क्वार्टर की बात नहीं है, 2-3
शायद ये पूरा साल ही ऐसे निकल जाए हमारा। इसलिए हमें बहुत पेशेंटली काम करना पड़ेगा। और जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि अगर जो किसी निवेशक के पास टाइम नहीं है तो सबसे बेटर वही है कि वो म्यूचुअल फंड में डाले, और वही बेस्ट तरीका होता है फॉर हिम टू अर्न। दिनशा सर, एक आखिरी सवाल कि अगर किसी को लेना है तो अभी क्या लेना है? आप सर सेक्टर बता दीजिए, और अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती है, आपके फंड के लिहाज से आपने क्या बाइंग वगैरह की है, आप उसके बारे में अगर कुछ जानकारी दे सकते हैं तो वो भी दे दीजिए। जी देखिए, हम तो जो जैसे ही हमारे पास जो कैश आता है हम डिप्लॉय करते हैं सेक्टर्स में जहां पे ऑलरेडी हमारा एक्सपोजर है, और हमें लग रहा है कि कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, वो एक काफी हद तक एक बहुत बढ़िया सेक्टर हो सकता है आगे चल के, प्रोवाइडेड ये जो, जैसे मैं बोलता हूँ कि केवियट यही है कि ये लड़ाई जो है वो सलट जानी चाहिए, तो आपको देखिएगा कंजम्पशन वापस एक चढ़ाव पे आ जाएगा। तो इसलिए वो सेक्टर में जहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं, हाई टिकट डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, वो आप देख सकते हैं। न्यू एज कंपनीज, उनको कुछ लेना देना नहीं है इस युद्ध से। बहरहाल थोड़ा स्पेंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के अगर जो क्रूड हाई लेवल पे रहा तो, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट ने इंसुलेट करके रखा हुआ है सबको, वो हाई इन्फ्लेशन दिखने नहीं दिया है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो सेक्टर भी ठीक ही रहेगा, तो जहां पे भी करेक्शन दिखे आपको तो वो लेते रहे। सो यही गिने चुने हैं स्टॉक जहां पे हम निवेश करते रहते हैं। सर, सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ना बड़ी सावधानी के साथ, पैसे रुपए का मामला है। और आपके जो आप जैसे जो महारथी होते हैं, जो दिग्गज होते हैं, हमारे दर्शकों की लगातार मदद करते हैं। दिनशा सर, आज आप जुड़े, थोड़ी तकनीकी खामी थी, अगर नहीं होती तो मज़ा और आता बातचीत करने में, थोड़ा शायद और आगे हम बातचीत करते। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपने समय दिया, और तमाम जो क्रूशियल मुद्दे हैं जो एक निवेशक के जो समक्ष हैं, जो उनके मन में हैं, आपने उनके बारे में राय दी, अपने विचार व्यक्त किए। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने समय निकाला हमारे लिए।